गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको एग्रोमेट्रोलॉजी कंप्लीट कवर करवा दिया और आगे का जो पार्ट आपका है दैट इज़ फार्मिंग सिस्टम। देखिए फार्मिंग सिस्टम क्या होता है और एक क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम को तो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फार्मिंग सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि एक जो आपका फील्ड है जिस पे हम लोग कोई क्रॉप या किसी प्रकार की और एलाइड सेक्टर एक्टिविटी जैसे कि एनिमल रेयरिंग या फिशरीज कल्टीवेशन, ठीक है, तो मतलब कोई भी आपकी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ को जहाँ पर परफॉर्म करते हो, जहाँ पर इनको रेयर करते हो, कल्टीवेट करते हो, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं फार्म, है ना। और उस फार्म के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, अब उन एक्टिविटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी, आपका मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, ये किसका पार्ट होता है, किसका हिस्सा होता है जी, फार्मिंग सिस्टम का, ठीक है। लेकिन जब हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम लोग केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन और उसके जो इंटर रिलेशंस जो आपके होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनको वहां पर आपका जो है मैनेज किया जाएगा। लेकिन जब हम एक फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखो, पहले हमें इस पूरे वर्ड को समझने से पहले एक सिस्टम शब्द को समझना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका कोई भी एक लेआउट होता है जिसमें एक हायरार्की होती है हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अपने फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है 10 एकड़ लैंड, ठीक है। अब 10 एकड़ लैंड का कोई एक मालिक होगा और वो कौन है जी, आपका फार्मर। गॉट इट। अब उस फार्मर ने क्या क्या किया हुआ है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे पहले वो क्या करता है जी, आपका क्रॉप प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल उसने 15 डेयरी एनिमल जो है उनको भी रेयर कर रखा है, ठीक है। और एक हाफ एकड़ के अंदर उसने फिश फार्म भी है, ठीक है। अब ये बताओ क्या पॉसिबल है कि ये अकेला इंसान इन सब एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी पर्सन को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलिए अब इनमें से क्या होगा, कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपके लेबर हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपके डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होंगे जिनको वो टाइम टू टाइम अपने फील्ड में विजिट करवाता है, ताकि इन एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे क्रॉप में अगर डिजीज़ आता है, इंसेक्ट आता है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए एनिमल्स में कोई डिजीज़ आता है या कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस केस में, और या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है ना, तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए वो आपके स्पेशलिस्ट या किसी प्रकार के डॉक्टर या कोई और पर्सन जो उससे एसोसिएटेड है उनको बुलाता है, या उनको जो है आपका वहाँ पर हायर करता है, या फिर उनको टाइम टू टाइम एक जो है फीस पे करता है। क्योंकि जब एक बात सिंपल सी सोच के देखिए, जब डॉक्टर फील्ड में आता है या फिर आपके घर पे आता है तो क्या करता है, वो कुछ एक प्रेस्क्रिप्शन फीस लेता है कि नहीं लेता है? तो वही चीज़ यहाँ पर है, वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिश फार्म की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, और उसके साथ में आपके पास लेबर है, और कुछ ऐसे पर्सन होंगे इन लेबर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो फील्ड के अंदर आपका जो फील्ड ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो आपका हो सकता है कि सेल्स का काम करते होंगे, आपके प्रोडक्ट को बेचने का काम करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी अलग अलग पर्सन है। अच्छा एक बात सोच के देखिए कि अभी क्या है, ये सारे के सारे जितने भी पर्सन हैं या जितने भी आपके उस पर्टिकुलर फार्मर के साथ एसोसिएटेड टीम मेंबर्स हैं, वो अगर अपने काम को उतना अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक भी अगर एम्प्लॉय या एक भी आपका यहाँ पर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इस
आपके सिस्टम की पूरी आउटपुट बाहर निकल कर नहीं आएगी, जितनी आनी चाहिए थी वो नहीं हम लोग ले पाएंगे। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि एक सिस्टम क्या होता है। एक आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका ये कह सकते हो कि लेआउट या हायरार्किकल पार्ट होता है, जिसके अंदर डिफरेंट आपके हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या एक सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो आपके मैनेजमेंट या फिर उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक दूसरे के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। और इन चीज़ों को यही मेन टारगेट होता है कि भाई किस प्रकार से आपका रेयर किया जाए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझ के चलना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सभी आपके एम्प्लॉयज़ को इनका वर्क बहुत ज़रूरी है, इनका जो है अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेजमेंट में एसोसिएटेड है। गॉट इट। और यही हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। अब आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका सिस्टम है। और इस सिस्टम में एक इफेक्टिव यील्ड और इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इनके सभी कंपोनेंट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलेट करना होता है, या फिर हमें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, ताकि हम एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन वहां से गेन कर सके, ताकि प्रॉफिट को क्या किया जा सके, मैक्सिमाइज। गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो ये आपका होता है जी इसके अंदर है फार्मिंग सिस्टम। और वहीं अगर हम अकेली क्रॉप की बात करते, केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मैनेजमेंट और क्रॉप के ही फील्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट और प्रैक्टिसेस की हम लोग डिस्कशन करते, उनको ही मैनेज करने की बात करते, उनको इंटीग्रेट करते, तो वो आपका क्या हो जाता जी, एक है क्रॉपिंग सिस्टम। लेकिन अब यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं तो इसमें इंटीग्रेट कैसे करते हैं। देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्रॉप प्रोडक्शन आपने किया, तो उसमें आपको फीड भी मिलेगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेन प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या उसके साथ में आपका जो रिमेनिंग पार्ट होता है प्लांट रेजिड्यू, ठीक है, उसको हम लोग एज ए फीड यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, एनिमल के लिए। एनिमल से हमें मैन्योर मिलती है, उस मैन्योर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, आपके फील्ड को दोबारा से आपका मैन्योर की फॉर्म के अंदर, ताकि उसको जो है फर्टिलिटी या फिर उसकी जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। और फिश फार्म है, उसी प्रकार से यहाँ से हम फीड जो है फिश के लिए वो हम अवेलेबल करवा सकते हैं। और फिश से जो आपका फील्ड उस वाटर के अंदर जो मैन्योर पार्ट होगा है ना, जो आपका नीचे, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो ये आपके अपने अपने लेवल पर अलग अलग आपको इनकम सपोर्ट करते हैं इस फार्मर के लिए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोनेंट हैं, और जिनको हम एक दूसरे के साथ इंटरलेट भी कर सकते हैं। अब जैसे इस फिश फार्म से आपका जो एक्स्ट्रा पानी होगा, या फिर जो हम लोग यहाँ पर इस पानी को यूटिलाइज कर चुके हैं, अब आपको पता है पानी तो चेंज करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। अब उस पानी को कहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो आपके एक दूसरे कंपोनेंट को इंटरलेट कर सकते हैं और इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। गॉट इट, ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम। लेकिन अब जैसे तो बहुत सारे फार्मिंग सिस्टम हैं, लेकिन हम कुछ आपके फार्मिंग सिस्टम हैं जिनको अभी स्टडी करेंगे, और लगभग ये कितने हैं, 12 हैं। और भी होते हैं लेकिन वो आपके अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिस्टम है। लेकिन कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आती हैं, उनको हम आज के इस सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका क्या है, फार्मिंग सिस्टम के जो टाइप हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है, एक्सटेंसिव मैं इस फार्मिंग सिस्टम को FS के नाम से डिनोट करूंगा आगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, फिर हमारा है जी
स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम, फिर है जी आपका मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, नेक्स्ट है जी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, ड्राई फार्मिंग सिस्टम, सेवंथ है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम, कॉरपोरेट फार्मिंग सिस्टम, और कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम, स्टेट फार्मिंग सिस्टम, और नेक्स्ट आपका कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट पीजेंट फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये हमारे 12 फार्मिंग सिस्टम है जिनको हम लोग डिस्कस अभी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए आज का यही हमारा एक टारगेट रहेगा, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, इनमें से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो डेफिनेशन बेस्ड, एक इनके कई बार ऑब्जेक्टिव या जो इनका कॉन्सेप्ट होता है उनके बेसिस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अलग से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपके, अच्छा इनको हम इस कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 और ये हमारे, और ये 3 अलग हैं, और ये और ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनको हम इस कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले हैं, ये 2 ये 3, ये 2 ये 3। ठीक है, चलिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि इनका आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके 2 उठाते हैं, और कौन कौन से हैं, एक है एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम और एक है जी आपका इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। तो क्या अंतर निकल के आएगा ये हमें सबसे पहले समझना है। देखो, एक्सटेंसिव का मतलब होता है जिस भी आपके फार्मिंग सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स को यूज तो करते हैं, लेकिन ऑप्टिमम इनपुट को यूज करते हुए आपके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है, और इसमें केवल रिक्वायर्ड इनपुट को ही आपका अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो करना है उससे बचा जाता है। गॉट इट और नॉट? इसको आप ऐसे समझ के देखो कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आज प्रेजेंट टाइम में आपके फार्म के ऊपर जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, हम लोग ज़्यादातर इस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए आज फर्टिलाइज़र को काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब इन फर्टिलाइज़र को लगातार कॉन्टिन्यूसली रिकमेंडेशन डोज जो आपकी है उससे भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है रिकमेंडेशन डोज 4:2:1, लेकिन हम जो है यहाँ पर जो आपका अप्लाई कर रहे हैं वो आपका 11.8 और 6.4 और 1 इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। तो आप इस बात को सोच के देखो, सॉरी 4.8, ठीक है, तो इस बात को सोच के देखो कि यहाँ पर लगभग 3 गुना ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि हम एक सिंगल टाइम के लिए तो इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्या ओवरऑल इनपुट आपकी ओवरऑल आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर? नहीं, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर आपका हैवी इनपुट को हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि आपका लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाला जाए, यानी कि लैंड के ऊपर आपका क्या किया जाएगा, मैक्सिमम इनपुट अप्लाई किया जाता है ताकि मैक्सिमम आउटपुट को वहां से निकाला जा सके। और यही आपका होता है इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपकी लैंड के ऊपर हम लोग इनपुट्स को बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड करके अप्लाई करते हैं ताकि वहां से मैक्सिमम रिटर्न को लिया जा सके। लेकिन इसमें हम केवल और केवल रिक्वायर्ड आपके इनपुट को ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो इंटेंसिव है उसमें हम लोग रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो चाहे आपकी इनपुट कोई भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपका सीड है या फर्टिलाइजर है या
ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से लैंड से आपका मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं और उसी को हैविली इन्फेस्टेड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट से, ताकि मैक्सिमम रिटर्न को गेन किया जा सके। इससे क्या होता है कि एक सिंगल टाइम के लिए तो शायद हम लोग बेनिफिट निकालते हैं, बट उतना नॉर्मल बेनिफिट नहीं आ पाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इनपुट को आपका ऑप्टिमाइज किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो रिक्वायर्ड इनपुट के साथ ही प्रोडक्शन किया जाता है। गॉट इट और नॉट? ठीक है। अच्छा, ये अब कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका डेवलप्ड कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। ठीक है। अब जैसे डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है ना, जापान है, जर्मनी है। लेकिन ये हमेशा क्या होता है, आपकी डेवलपिंग कंट्री में फॉलो किया जाता है। ठीक है, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फार्म लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, लगभग 100 एकड़, 150 एकड़, 200 हेक्टेयर, इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े लैंड फार्म हाउस होते हैं और उनके ऊपर हम लोग इस प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हुए आपका प्रोडक्शन को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके फार्मर्स के पास उतनी अच्छी इनकम सोर्स नहीं होता है, उनका जो लैंड होल्डिंग साइज है वो क्या होगा, लेस होगा, और इवन दो फ्रेगमेंटेड भी होगा, मतलब टूटा हुआ होगा। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि हिस्सों में बटा हुआ होता है, 1 एकड़ यहाँ है, 2 एकड़ आगे है, आधा एकड़ और आगे है। इसका मतलब वो आपके उन ऑपरेशंस को एक लैंड के ऊपर एक यूनिट की फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, जिससे उनके ऊपर जो है उनको ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है। और दूसरी बात, एक यहाँ पर क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं और उनकी फैमिली है, उनमें एक ही मेंबर के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या काफ़ी मेंबर जो है उनके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इस बात को जरूर याद रखना कि यहां पर आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग इनको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं ये कारण मैं आपको बता चुका हूं। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो यहां पर आपका इनका एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि क्रॉप प्रोडक्शन कौन सा कर रहे हो, कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हो। इससे कोई, यहां पर वीट भी आपका एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल हो सकता है, इंटेंसिव का भी हो सकता है ना। लेकिन इंडिया के अंदर हम क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग कर सकते हैं? हाँ, हो रही है। किस केस में हो रही है? तो जो आपकी प्लांटेशन क्रॉपिंग है, ठीक है, वो इंडिया में क्या की जा रही है, एज ए आपकी। अब प्लांटेशन में क्या होता है, प्लांटेशन में वो आपकी पेरिनियल क्रॉप्स होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और एक लार्ज एरिया में उनको यूनिफाइड फॉर्म के अंदर ग्रो करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोकोनट है, टी है, रबड़ है, कॉफ़ी है। तो ये वो प्लांट है जिनको आपका जैसे कर्नाटका, आसाम, केरला, इन स्टेट्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है और बहुत लार्ज एरिया पर एक्सटेंसिवली इनको ग्रो करवाते हैं ना। और वहाँ पर इन फील्ड के अंदर या इन क्रॉप्स के ऊपर उतनी इनपुट नहीं अप्लाई की जाती जितनी कि हम लोग बाकी में करते हैं। तो कई बार यहाँ से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। गॉट इट और नॉट? इस बात को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को भी आ गया सबको? ठीक है, अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम। ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूजन हमें हो जाती है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम और नेक्स्ट आपका है जी मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, देखो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है। देखो इसमें हम किसी भी एक या सिंगल एंटरप्राइजेस पे डिपेंडेंट होते हैं और उससे आपका ये कह सकते हो कि मोर देन 50% इनकम जो है वो किसी भी एक सिंगल एंटरप्राइजेस से आएगी। अब एंटरप्राइजेस का मतलब होता है कि जैसे या तो हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हम लोग एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं, या आप लोग फिशरीज कर रहे हैं। तो आपका क्या है कि मैक्सिमम इनकम जो है वो किसी भी एक एंटरप्राइजेस से ही आने वाली है और वो आपका मोर देन 50% होगा। गॉट इट और नॉट? ये आपको छोटा सा समझना है। इसमें आपको ये समझना है कि भाई आपकी किसी भी आपके, देखो डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि हम एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो 2 या 2 से ज्यादा हो चुका है। और इसमें याद रखिएगा कि जैसे मिनिमम जो है हम लोग 3 को लेकर चलते हैं, क्योंकि देखो 2-3 हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको 2-3 एग्जाम्पल के तौर, लेकिन इसमें आप ये मान के चलना कि
किसी भी एंटरप्राइजेस का आपका जो है जो इनकम है वो मोर देन 50% नहीं होगा, यानी कि हर एक एंटरप्राइजेस एटलीस्ट आपका 50% से कम ही होगा, और वो कितना भी हो सकता है। अब रेशो यहाँ पर हो सकता है कि जैसे हमारे पास दो एंटरप्राइजेस है ना, तो उस केस में तो क्या हो जाएगा 50-50 भी हो सकता है, या फिर एक का अगर आपका 52 हो गया और दूसरे का 48 हो गया तो 50 से बढ़ गया ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मिनिमम आप लोग 3 एंटरप्राइजेस को ऐड करोगे तभी वो डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म मानी जाएगी। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन है तो उससे कितना आ गया 40% आ गया, और एनिमल से कितना आ गया जी 30% आ गया, और बाकी जो रिमेनिंग कितना बचा 10-20%। तो 20% जैसे मान के चलिए एपीकल्चर भी हो सकता है, सेरिकल्चर भी हो सकता है, कोई भी एक अलग फिशरीज हो सकती है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? मतलब इसमें किसी भी एक सिंगल एंटरप्राइजेस का जो इनकम है या जो वहां से आपको आपकी जो पैसा आ रहा है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे 50% से, यानी कि लेस देन 50% होना चाहिए। और नेक्स्ट यहां पर आपका है मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसमें है कि आपका मतलब 10% से ज्यादा आपका सिंगल एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा, इसमें हम लोग सोचेंगे कि सर मोर देन 10%, इसका मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये कहने का मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 2 या 2 से ज़्यादा या 4-5 जितने मर्जी फार्मिंग सिस्टम के ऊपर रिलाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम किसी भी फार्मिंग सिस्टम को जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो उनसे इनकम तो हम लोग आपका चाहे किसी से भी गेन कर लें, लेकिन इसमें केवल और केवल सब्सिस्टेंस लेवल की फार्मिंग ही पॉसिबल हो सकती है। तो चाहे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो या मिक्स्ड फार्मिंग हो, तो उसमें एक शब्द जरूर याद रखना कि दिस इज मेनली फॉर द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई इसमें केवल और केवल फैमिली की नीड ही पूरी होगी, इसमें आप लोग ज्यादा इनकम गेन नहीं कर पाओगे। और यहां पर क्या होता है, लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटा होता है। क्या होता है आपका? लैंड होल्डिंग साइज आपका काफी स्मॉल होता है और फ्रेगमेंटेड भी होता है। तो इस केस में यहां से जो इनकम आपकी जनरेट होने वाली है, अब जैसे मान के चलिए किसी फार्मर के पास 2 एकड़ लैंड है, तो 2 एकड़ लैंड के अंदर उसने क्या किया, क्रॉप भी प्रोडक्शन कर लिया, साथ में उसने क्या किया, 2 एनिमल को रख लिया, और साथ में उसने क्या किया, 3-4 मुर्गियां पाल ली। अब एक बात बताना, उन मुर्गियों से जो अंडे मिलेंगे और जो उन भैंस से जो आपका दूध मिलने वाला है, या जो आपका वहां से मान के चलिए आपको मैन्योर मिलने वाला है, तो क्या वो 2 एकड़ की डिमांड को पूरा कर पाएगा? क्या वो आपके 2 एनिमल से मिल्क को बेचकर अपनी खुद की अर्निंग इंक्रीज कर पाएगा? नहीं, वो केवल और केवल अपनी घर की नीड या जरूरत को ही पूरा कर पाएगा। और क्या 1 या 2 एकड़ से उतनी इनकम रिटर्न आ सकती है उसको, जितनी हम लोग सोचते हैं कि भाई वो एक अपनी फैमिली की जरूरत को भी पूरा कर ले और उसके बाद जो पैसा बच जाए उससे वो गाड़ी भी परचेज कर ले, घर भी बना ले और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी दे सके? तो शायद नहीं हो पाएगा। और अगर वो दे भी लेगा तो केवल एजुकेशन और जो आपकी बेसिक नीड है वही दे पाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ पाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो इसका मतलब है यहां पर कि मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग आपके 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइजेस को ऐड तो करते हैं पर उनको इंटीग्रेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो आउटपुट या जो उनका आपका एक रेजिड्यू या फिर उनका जो एक्स्ट्रा आपका बाय प्रोडक्ट होता है वो किसी दूसरे आपके एंटरप्राइजेस में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता उतने अच्छे वे के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आपका क्या बोला, एक तो जो आपका आउटपुट है, ठीक है, और दूसरा जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जैसे आउटपुट का मतलब आप लोग समझ गए, आउटपुट का मतलब यहां पर क्या है, जैसे आपने ग्रेन को यील्ड किया और उसके बाद में आपका जो फीड बच जाता है, जो रेजिड्यू बच जाता है। अब रेजिड्यू को तो आप एनिमल के लिए यूज कर लोगे 2-3 के लिए, लेकिन जो आपके एनिमल्स हैं उनका जो मैन्योर है वो आप लोग शायद उतना अच्छे से फील्ड में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिमांड नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसी चीज को हमें समझना है कि 2 या 2 से ज्यादा आपके एंटरप्राइजेस एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। और इसीलिए ये हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम होता है। गॉट इट और नॉट? और इसमें किसी भी, बस इतना ध्यान रखना कि इसमें आपके 2 या 3 एंटरप्राइजेस हैं
तो वो आपका सारे के सारे इनकम को सपोर्ट करते हैं उस फार्मर की, लेकिन यहां पर मोर देन 10% इनकम में सपोर्ट करेगा हर एक आपका एंटरप्राइजेस। लेकिन कौन कितना करेगा ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये याद रखना कि इसके अंदर ओवरऑल जो आपका इनकम जो गेन कर पाएगा फार्मर, उससे वो केवल अपनी नीड या अपनी सब्सिस्टेंस लेवल की ही फार्मिंग कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो यहां पर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता, यहां पर रिसोर्सेज को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहां पर आपके रिसोर्सेज का कोशिश ये की जाती है कि भाई आपका केवल और केवल सब्सिस्टेंस लेवल की ही नीड को पूरा किया जा सके और प्रोडक्शन किया जा सके। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपके 2 से 3 एंटरप्राइजेस को अगर ऐड किया जाएगा तो यहां पर मेन रीजन यही होगा कि इनको हम लोग क्या कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और आपका जो कोशिश ये की जाएगी कि बायोडायवर्सिटी को क्या किया जाए, आपका इंक्रीज किया जाए, और साथ में जो आपका रिस्क है यहां पर किसका, मान के चलिए जहां पर आप लोग एक एंटरप्राइजेस के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो रिस्क को क्या किया जा रहा है, यहां पर मिनिमाइज किया जा रहा है। गॉट इट और नॉट? तो इस बात को जरूर याद रखना है कि यहां पर आपका जो रिस्क जो बियरिंग कैपेबिलिटी है उसको क्या किया जा रहा है, आपका इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि ज्यादा अगर लॉस हो जाता है किसी एक एंटरप्राइजेस के, अब हो सकता है ना भाई, मान के चलो ये फार्मर जो है वो 99 छोड़िए 100% ही क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा था या एनिमल रेयरिंग ही कर रहा था, और खुदा ना खासा ऐसा कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीज आ गया, कोई डेफिशिएंसी आ गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके सारे एनिमल की डेथ हो गई या क्रॉप सारी फेल हो गई, तो उसको कोई एक्स्ट्रा इनकम यहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन अब एक चीज आपकी श्योर हो चुकी है कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलो क्रॉप फेल हो गई तो एनिमल से हमें क्या मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, एनिमल हम लोग बेचकर। तो ये तो नहीं कह रहे कि कंप्लीटली वो जितना बेनिफिट होना था, लेकिन कुछ हद तक लॉस तो आपका कम होगा कि नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है कि नहीं बात है? तो यही चीज हमें समझनी है। तो समझ गए डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन क्यों किया जाता है और डाइवर्सिफाइड क्यों किया जाता है? देखो, स्पेशलाइज्ड कोई भी पर्सन तब करता है, जैसे मान के चलिए आप लोगों ने देखा होगा आजकल फार्मर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइम से, ट्रेडिशनल टाइम का मतलब क्या होता है कि लंबे समय से वो लोग आपका क्रॉप प्रोडक्शन, एक मिनट रुकना यार। चलिए, तो समझ में आया इतना? यहां पर मैंने क्या बोला, तो अब देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर आपका स्पेशलाइज जो आपका स्पेशलाइज फार्मिंग सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो फार्मर हैं, ठीक है, अब वो लगातार कई सालों से क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, उनको पता है कि कौन सी क्रॉप को कब ग्रो करवाना है, कितना उसमें फर्टिलाइजर आपको अप्लाई करना है, कितना हमें पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, वाटर इरिगेशन कब देना है, या आपकी इंटरकल्चरल ऑपरेशन कब परफॉर्म करने हैं, तो उनको सारी नॉलेज है उसके बारे में, और वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर रिलाई भी नहीं करते। अब मान के चलो उन लोगों को हम कोई नई फार्मिंग के बारे में बताएं, या उनको बोलें कि भाई आप लोग प्रिसिजन फार्मिंग कर लो, या फिर उनको बोलें कि भाई आप लोग जो है कोई और आपकी प्रैक्टिसेस कर लो, तो उस केस में क्या होगा, वो लोग शायद उतने अच्छे से उसको समझ भी नहीं पाएंगे, और वो दूसरे लोगों पे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी हो जाएंगे। तो इसलिए वो कई बार क्या करते हैं, आपका डर जाते हैं कि शायद हम इन चीज़ों को अगर इंक्लूड करेंगे तो वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम है उसमें वो केवल और केवल एक एंटरप्राइज या एक ही आपके सिस्टम के ऊपर क्या रहना चाहता है, वो डिपेंड रहना चाहता है, और वो ज़्यादा के ऊपर रिलाई नहीं करता है, और वो उसमें ही मैक्सिमम इनकम अर्न कर रहा होता है। और वहां पर ज़्यादातर ऐसा इस केस में होता है जब वो कमर्शियल लेवल पर केवल और केवल बेचने के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए वो फार्मिंग कर रहा होता है, उस केस में ज़्यादातर ये देखा जाता है। लेकिन डाइवर्सिफाइड में वो आपका अर्निंग के साथ साथ एक पर्सपेक्टिव और भी ऐड कर देता है, वो ये कि यहां पर उसका इनकम भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ में आपका वो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव भी सोचता है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं सस्टेनेबल फार्मिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। गॉट इट और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इनका तीनों का डिफरेंस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, एक सेकेंड माफी चाहता हूँ, हाँ ये हो गया, ये हो गया,
और ये हो गया। अच्छा, ड्राई फार्मिंग। अब देखो, ड्राई फार्मिंग को मैं अभी उतना अच्छे से आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो, ड्राई फार्मिंग वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ड्राई लैंड फार्मिंग में और डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ड्राई फार्मिंग सिस्टम के अंदर ये होता है कि जहां पर भी लेस देन 500 रेनफॉल अकर करता है, जिस रीजन के अंदर पानी या बारिश की अवेलेबिलिटी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती, इस रीजन में एक तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल उतना नहीं है, और दूसरा इसमें क्या है, आपका जो बारिश से पानी आता है वो भी उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाता, और जब भी इसके अंदर इरिगेशन की फैसिलिटीज होंगी तो वो बहुत ही माइनर होंगी और हम केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन उन्हीं से कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, ड्राई फार्मिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छे से नहीं हो पाता। अब हमारी बारी आती है जी कैपिटलिस्टिक और कॉर्पोरेट फार्मिंग सिस्टम। अब देखो इसको क्या समझते हैं हम लोग। देखो, कैपिटलिस्टिक और दूसरा आपका है कॉर्पोरेट। वर्ड बहुत ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट है ये, कोऑपरेटिव नहीं है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, बताता हूं अभी। देखो, कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीपति। पूंजीपति का मतलब है जैसे अंबानी जी हैं या अडानी जी हैं। ठीक है, ये लोग क्या हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं ना। और अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जब भी अपनी खेती करते हैं, अपनी खेती का मतलब होता है कि ये फार्म हाउस या आपके एग्रीकल्चर फील्ड को परचेज कर लेते हैं, और इनको परचेज करने के बाद इनका मेन मोटिव होता है कि वहां से केवल और केवल कमर्शियल पर्पस के लिए ही अपना जो है प्रोडक्शन किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो ये लोग क्या करेंगे, अभी अगर प्रोडक्शन करेंगे तो एक फार्मर तो प्रोडक्शन करेगा और मंडी में जाएगा, फिर वहां पर बेच कर आएगा। वहां जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसके प्रोडक्ट की बिडिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी सेलिंग करेंगे। एमएसपी वगैरह के लिए वो उनको रिलाई रहना पड़ता है, मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन ये जो कैपिटलिस्टिक लोग होते हैं ये अपनी मार्केट खुद डेवलप करते हैं। अब इनका जैसे मैं अडानी जी की बात करता हूं तो इनका क्या है, मोर स्टोर आपने कभी देखा होगा आसपास, चल कभी देखा होगा, इजी डे कभी आपने देखा होगा, ये इन्हीं का ही है। और दूसरा, हम रिलायंस स्टोर तो बहुत अच्छे से जानते हैं, आजकल तो जगह जगह पे खुले हुए हैं। तो रिलायंस स्टोर की अगर हम बात करें तो वो किसका है, वो अंबानी जी का है। तो अब यहां क्या करते हैं ये लोग, अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट रिटेल सेलिंग करते हैं। अब रिटेल सेलिंग करने से क्या होता है, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा, यहां पर वो अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करके भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज को कैसे इंक्रीज किया जाए, और कमर्शियलाइजेशन ही इनका मेन टारगेट होता है। और यहां पर केवल एक ही पूंजीपति या एक ही अमीर आदमी इसमें इंक्लूड होता है, और जब ये 2 या 3 लोग या उससे ज्यादा लोग मिल जाएं और एक बिजनेस को वो और एक्सपेंड की फॉर्म के अंदर जब रन करते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि एक कोई फर्म है उसके अंदर 2 से 3 पार्टनर हैं, समझ में आ गया, तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं। बट इसमें याद रखना कि यहां पर एक हायरार्कियल सिस्टम होता है। जैसे अंबानी जी कभी खुद खेत में नहीं जाएंगे कि खेत में पानी लगाने जा रहा हूं आज, है ना, तुम संभाल लेना पीछे से। क्या होगा, ये लोग फार्म मैनेजर, उसके बाद रीजनल मैनेजर या जो भी आपके फील्ड मैनेजर है ना, या फिर लेबर, इनको हायर करते हैं और अपने फील्ड में खेती करवाते हैं। और इनका मेन मोटिव यहां पर इसके साथ में यह भी होता है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट्स को यूज किया जाए और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है विद मिनिमम आपके रिसोर्सेस। ठीक है, ये भी इनका मेन टारगेट होता है। तो यहां पर आप लोग इन दोनों को समझ गए अच्छे से। चलिए, अब हम बात करते हैं जी आपके नेक्स्ट और आपके फार्मिंग सिस्टम को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम। देखो भाई, ये क्या होता है, देखो कोऑपरेटिव का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ है मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए आपका क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां अगर हम बात करें तो इसको हम लोग 4 अलग अलग आपकी डिफरेंट टाइप में या उसको क्लास में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा आता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सिस्टम। तीसरा आता है कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग सिस्टम। और लास्ट आता है कलेक्टिव फार्मिंग
सिस्टम। बताइए समझ में आ गया यहां पर? चलिए अब देखो कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, इनको ना दो अलग अलग बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है ओनरशिप और एक होता है ऑपरेशनशिप। अब देखो ओनरशिप का मतलब क्या होता है और ऑपरेशनशिप का मतलब क्या होता है, दोनों बातें बहुत अच्छे से आपको समझनी है। ओनरशिप का मतलब होता है किसी भी जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी जमीन पर आप लोग खेती कर रहे हो और वो आपकी खुद की है, तो ओनरशिप किसकी हो गई, आपकी खुद की हो गई। ठीक है। अच्छा एक बात बताना मुझे, यहां पर हम ओनरशिप और ऑपरेशनशिप की जब बात करते हैं तो किसी जमीन पे खेती पे आपका खुद की जमीन होना अच्छी बात है या फिर किसी दूसरे की होना अच्छी बात है? अरे बोलो ना। अरे भाई खुद की होगी तभी अच्छी बात होती है ना, दूसरों के ऊपर कितने दिन रिलाई करोगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक है। दूसरा यहां पर है ऑपरेशनशिप, खुद काम करोगे तो बढ़िया है या फिर दूसरा काम करेगा तो बढ़िया है? मन में तो ये आ रहा है सर दूसरा ही कर जाए कोई, है पैसे पूसे दे देंगे, कौन सा मतलब बुरी लात हो रही है। ठीक है, लेकिन देखो दूसरा कोई भी अगर आपका कोई काम करता है चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, तो वो उतना एफिशिएंट नहीं करेगा जितना कि आप लोग खुद कर सकते हो। तो एफिशिएंसी किस में निकल कर आएगी, जब आप खुद करोगे। तो इसको हमने बेटर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें जो आपका ओनरशिप है वो भी इंडिविजुअल है और ऑपरेशनशिप है वो भी आपका कैसा है, इंडिविजुअल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इंडिविजुअल अगर ओनरशिप है, इंडिविजुअल ही ऑपरेशनशिप है, तो ये किस प्रकार का कोऑपरेशन हुआ, मतलब दो लोगों की आपस में हेल्प कैसे हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए मैं अपने खेत में काम कर रहा हूं और आप सब लोग अपने अपने खेत में काम कर रहे हो, तो मैंने आप में से मान के चलो आप मेरे से एक कोई पर्सन है जो पड़ोसी है मेरा, मतलब नेबर है। तो अब यहां पर क्या होगा, एक सेकेंड। तो आपका यहां पर ऑनरशिप भी इंडिविजुअल है और ऑपरेशनशिप भी इंडिविजुअल है। अब आप इस बात को, इस बात को ऐसे समझो कि इन दोनों में कोऑपरेशन कैसे आएगा। कोऑपरेशन आएगा जैसे मान के चलिए अभी मुझे किसी प्रकार के देखो अब यहां पर दोनों क्या हैं, इंडिविजुअल हैं, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे की सहायता कैसे कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए हम, मुझे किसी प्रकार की मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं नेबर से ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। वो मेरे फील्ड से ले सकता है, नहीं ले सकता, ले सकता है। दूसरा पैसा, मुझे कभी पैसे की जरूरत है वो मुझे दे दे, उसको जरूरत है मैं दे दूं। तीसरा आता है मार्केट, जब हम लोग मार्केट में जाएंगे, पहले तो वो अगर हम अकेले जाते हैं तो हमारी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है,
क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती। और जब आप लोग कंबाइन होके जाते हो, मिलकर जाते हो, तो आपकी सुनवाई भी अच्छे से होती है और आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग होगी वो भी हाई प्राइस पे हो जाती है, तो बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो ये चीज आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। पहला इसके अंदर आपका कंप्लीट हुआ, गॉट इट और नॉट। अब दूसरा आपका आता है जॉइंट फार्मिंग। जॉइंट फार्मिंग में क्या होता है, यहां पर आपको ऐसा समझना है कि जो आपका जॉइंट फार्मिंग होगा, अब इसमें जॉइंट कैसे हो सकता है, पहली बात तो इस बात को आप समझो। जॉइंट का मतलब क्या हो सकता है? जॉइंट का मतलब होता है कि भाई जैसे आपका ओनरशिप जो होगा वो तो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। क्या होगा? इंडिविजुअल होगा, मतलब मालिकाना हक मेरे फील्ड पे मेरा है, मेरे नेबर का खुद का है, ठीक है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फील्ड पर मिलकर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने, मेरे पास भी 2 एकड़ लैंड है, उसके पास भी 2 एकड़ लैंड है। अब हमने सोचा कि हम दोनों मिलकर दोनों लैंड के ऊपर एक साथ में काम करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन निकल के आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। जब भी आपके खेत में काम करने की जरूरत है या हम लोग मिलकर खेती कर लेते हैं, एक ही प्रकार से हम लोग खेती कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक तेरे फील्ड में कुछ अलग ग्रो करवाया जाए, मेरे फील्ड में अलग ग्रो करवाया जाए, अगले साल मेरे फील्ड में वो आपका चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे फील्ड की आउटपुट बढ़कर आएगी, दूसरा हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी, तीसरा आपकी इनपुट कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। क्योंकि होता है ना, जैसे आप अपना जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी जो इनपुट कॉस्ट होती चली जाती है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। मार्केट के अंदर बार्गेनिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, आपके पास जो रिस्क बियरिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपका जो यहाँ पर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने में, या फिर आपको जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के अंदर लेबर की डिपेंडेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें जॉइंट फार्मिंग में। तो हमने जॉइंट कब बनाया, पहले हमारा जो फील्ड था वो हमारा अलग अलग है, लेकिन हमने काम करने के लिए, उस खेत के ऊपर आपका प्रोडक्शन करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, हाथ मिला लिया। सिंपल सा फंडा है। फिर हमारी बारी आती है जी कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। अब इसमें ये जो चीज है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब ये बोलोगे सर कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कि ये जो कहानी है वो थोड़ी सी आपको समझ में नहीं पड़ेगी। देखो यहां पर मैंने क्या बोला, टेनेंट, और टेनेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार। टेनेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार। अब जैसे मान के चलिए मेरे पास जमीन नहीं है और मैं एक बिना खेत मतलब भूमि का या बिना लैंड का फार्मर हूं, खेती करना जानता हूं लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। आपकी लग गई जॉब, ठीक है, और मेरी जॉब नहीं लगी। मैंने क्या कहा कि एक काम कर दो भाई साहब, आपके पास 10 एकड़ लैंड है, आपको तो नौकरी करने बाहर जाना है, तो जमीन कौन संभालेगा, तो आप क्या काम करो, मुझे आपकी जमीन दे दो। और किस पर दे दो, रेंट पर, ठेके पे दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप जब रेंट पर जमीन ले लेते हो तो वो 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी टाइम पीरियड आपका होता है उतने टाइम के लिए आपकी एक डीड बन जाती है, ठीक है। तो उस केस में आप दोनों का एक एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट में क्या होता है कि देखो जब तक वो जमीन आपने रेंट पर ली हुई है आपके पास भी उसका मालिकाना हक है, यानी कि सॉरी आपने मुझे दी हुई है, तो देखो मालिकाना हक मेरे पास भी है और आपके पास भी है। आपके पास भी है, ऐसा क्यों, क्योंकि परमानेंट आपके पास है, लेकिन वो जो टेम्परेरी मालिकाना हक है वो किसके पास है, मेरे पास है। समझ में आ गया? तो यहां पर मालिकाना हक कैसा हो गया, कलेक्टिव हो गया। लेकिन आपने एक प्रकार से मेरी हेल्प कैसे कर दी, आपने मेरे लिए कोऑपरेशन कैसा कर दिया कि वो जमीन मुझे रेंट पर दे दी। समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर अब काम कौन करेगा, वो मैं अकेला करूंगा। क्यों? क्योंकि अब आपने तो मुझे क्या दिया है, रेंट पर दिया है ना, तो आपके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा ऐसा उन केसेस में भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक खेतीहर फार्मर हूं और मैं आप लोगों से बोलूं कि यार मेरे पास है ना इनपुट को परचेज करने के लिए, सीड को परचेज करने के लिए, पेस्टिसाइड को परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर को परचेज करने के लिए, या फील्ड के अंदर ट्रैक्टर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप एक काम करो, पैसा मुझे भी दे दो खेती करने के लिए, और जितना भी जमीन का हमारा आउटपुट आएगा उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा और कुछ हिस्सा मैं ले लूंगा। आधा हिस्सा आपका दे दूंगा, आधा हिस्सा मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो काम करने तो आप नहीं आओगे, आपने तो केवल क्या किया, इनपुट दिया। तो उसके बाद यहां पर आपका क्या हो जाएगा, काम कौन करेगा, अकेला मैं करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो चीज है वो आपको समझनी चाहिए। और फिर आती है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव में क्या होगा, ये दोनों ही आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है।
ऑनरशिप भी कलेक्टिव हो जाएगा और ऑपरेशनशिप भी कलेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान के चलो दो दोस्त हैं, दो फार्मर हैं, या मान के चलो वो आपके पड़ोसी हैं या दो भाई हैं, उन्होंने मिलकर ज़मीन को ले लिया या फिर उनके पास मालिकाना हक कंबाइन है, और उसके बाद क्या हो गया, वो दोनों मिलकर ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा पूरा का पूरा। सारे ऑपरेशन, सारे काम, सारी मार्केटिंग, सब कुछ वो कैसा है आपका, कलेक्टिव है, तो इसको हम लोग बोले कलेक्टिव बोलेंगे। लेकिन अब हमने देखो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि there is a farming system in which ownership is individual but operationship is collective, then what type of this farming system is? अब आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। तो यहां पर आपके इन पर्टिकुलर जो आपके मैंने टेबल बनाए हैं, इसमें से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आ जाता है और आपको उसी इफेक्टिव वे के साथ आंसर भी करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? अरे यस और नो? ठीक है। फिर हमारी बारी आती है जी कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपका कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अलग से कलेक्टिव है। देखो कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग अलग है और ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है ये आपका अलग है। इसमें क्या होता है, अब इसमें आप ऐसे मानो जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक सोसाइटी बना लिया। ठीक है। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी आपका कलेक्टिव। तो देखो सोसाइटी बना लिया। अब मान के चलो ये सोसाइटी हमारी नाम हम एग्रीमेंटर्स ही रख देते हैं इसको। ठीक है। अब मैंने आप सब लोगों के सामने एक सुझाव रखा, एक अपना ओपिनियन रखा कि हम मान के चलो कि 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 50 हैं, 100 हैं, वो बड़ी बात नहीं है। हमें एक बार मान के चलना है एग्जाम्पल के तौर पे 10 हैं। और मैंने सभी लोगों को बोला कि यार हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, सब लोगों की जमीन भी एक दूसरे के साथ में है। ठीक है। अब क्या है, किसी के पास लैंड है, किसी के पास लैंड है पर वो क्या करता है, जॉब करता है। ठीक है। और कोई जो है फार्मर ऐसा होगा जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपका लैंड रखता है और उस लैंड पे खुद ही क्या करता है, काम करता है। किसी के पास लैंड है पर वो जॉब करता है तो उसकी वजह से उस लैंड के ऊपर काम है नहीं कर सकता है। और कोई तीसरा पर्सन है जिसके पास ना तो जॉब है ना ही आपका लैंड है, पर वो क्या करना चाहता है, लैंड पे काम करना चाहता है। तो हम में से 10 लोगों ने ये एक आपका एक आपस में मिलकर इस सोसाइटी को बना लिया। अब हम जिनके पास जमीन है वो क्या करेंगे, अपनी जमीन की जो एक प्रकार से मालिकाना हक है वो इस सोसाइटी को दे देंगे। मतलब मालिकाना हक कंप्लीट नहीं देंगे, बस ये है कि हम इस सोसाइटी के मेंबर हैं, बस इतना सा ही होना है। तो एक प्रकार से वो किस सोसाइटी के अंडर में आ गए, इस सोसाइटी के अंडर में आ गए। अब क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए टोटल हमारे पास 100 एकड़ लैंड हो गया। कितना एकड़ लैंड हो गया? 100 एकड़ लैंड हो गया। अब ये सारे के सारे लोग मिलकर, ठीक है, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं और ये लोग कितने हैं टोटल? 10। ये 10 लोग मिलकर, अब इनमें से मान के चलिए ये जो लोग हैं वो इस पे खेत पे काम नहीं करेंगे लेकिन अपनी जमीन इसके अंदर दे देते हैं। तो ये लोग कितने हैं, मान के चलिए 2, और बाकी जो बचे कितने लोग? 8। तो ये 8 लोग इस पर काम करेंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके अकॉर्डिंग, जो उस फील्ड पर काम करेगा, ठीक है, यानी कि लेबर करेगा या काम करेगा, वर्क करेगा। दूसरा क्या होगा, उसमें उसका जमीन भी है, लेबर भी है, ठीक है, और तीसरा है केवल आपका लैंड है। तो इसमें आपस में मिलकर सब लोग एक सोसाइटी की पूरी कमेटी बनाते हैं जिसमें डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मेंबर सब लोग होते हैं और सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा और इसका प्रॉफिट कितना होगा। और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट आपस में क्या कर लिया जाएगा, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ बांट लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन मान के चलिए 1 साल के बाद इस पर्सन को पसंद नहीं आया कि भाई ये प्रॉफिट परसेंट मेरे तो कम हो रहा है, तो वो वॉलंटियर है कि अपनी जमीन को लेकर वापस से बाहर निकल सकता है। सोसाइटी के साथ रहना उसका कंपल्शन नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेट फार्मिंग। अब देखो जो स्टेट फार्मिंग है,
अगर हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, तो उसमें याद रखना स्टेट फार्मिंग सिस्टम को कभी भी आप जो है फार्मिंग सिस्टम का टाइप नहीं मानोगे। ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जैसे मान के चलिए कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका क्या होता है, जमीन होती है, उसकी लैंड होती है, ठीक है, और वो इस लैंड के ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं या करते हैं लेबर या फिर आपके वही एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें जब क्रॉप प्रोडक्शन आपका किया जाता है तो वो ज्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है। अब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आपको पता है ना, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करने के लिए जाना जाता है, तो वो आपका क्या करता है, इस लैंड के ऊपर क्रॉप प्रोडक्शन करता है और वहां से आपका रिटर्न को गेन करने की कोशिश करता है और साथ में उस सीड को मार्केट में बेचने का काम करेगा, नई वैरायटी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा, कई बार रिसर्च पर्पस पे इस पे काम किया जाता है। तो इसलिए ये हमारा क्या होता है, स्टेट फार्मिंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नेक्स्ट आपका लास्ट में आता है क्या, पीजेंट फार्मिंग, ठीक है। और पीजेंट फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली फार्मिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स मिलकर, जैसे आपको पता है आज हम सब लोग करते हैं, मैं अब मान के चलिए अपने घर में छोटा या बड़ा बेटा हूं और मेरे पापा खेती करते हैं, मेरे चाचा भी खेती करते हैं। अब खेती तो वो करते हैं लेकिन हम सब मिलकर आपस में, जब भी खेत में कोई काम होता है तो हम सब मिलकर खेत में काम करते हैं, कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, बिजाई के लिए, जब भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सब मिलकर आपस में ऑपरेशंस को डिसाइड करते हैं और आपस में ही मिलकर अपने जो डिसीजन है वो ले लेते हैं। और यही हमारा क्या होता है, फैमिली फार्मिंग, जो कि इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट है, कॉमन है। तो ये हमारा होता है जी फार्मिंग सिस्टम पूरा का पूरा। इसमें मैक्सिमम टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक जितना आपको समझ में आया वो मुझे बता दो, नहीं आया तो भी आप मुझे बता सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि भाई इसमें किसी प्रकार की कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आया या फिर कोई फार्मिंग सिस्टम आपको और समझना है, तो उस केस में आप मुझे अपना बाद में कभी भी पूछ सकते हो क्वेश्चन को, उसकी कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। या फिर ऑनलाइन वाले अभी कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है। हाँ, कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। बाकी ये जो फार्मिंग सिस्टम थे इनको जरूर पढ़ना, और मैं पहले ही बता चुका हूं अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्मिंग सिस्टम, और उसमें बाकी तो लिखे होते हैं, साथ में स्टेट फार्मिंग भी लिखा होता है, तो स्टेट को मत चूज करना, बाकी जितने भी सारे के सारे आपके फार्मिंग सिस्टम के ही टाइप होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो बता दो मेरे को, यस और नो। अभी तक के लिए इतना ही था।